Assalamu alaikum everyone. My name is Mahin Abid, and I'm so glad to be a part today of this webinar. And I'm so glad to share some tips regarding resume writing. And I'm thankful to WowPK team and especially Zia for reaching out to me and inviting me to conduct this webinar. Acha, first of all, um, I want to tell you all CV writing. What is a CV? Um, Curriculum vitae. A CV is your spokesperson. It sells you to recruiters in your absence. It is your marketing communication tool. So it should be a well-written description of your work experience, achievements, educational backgrounds, and skills. So what is a CV? Whenever we go to a supermarket, we uh, we have many products. हम कहीं भी सुपरमार्केट में जाते हैं, हमारे पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, लेकिन हमें एक जो है उसमें बहाना चाहिए होता है किसी भी प्रोडक्ट को डिस्कार्ड करने का. सेम इज द रीजन दैट गोज विद करिकुलम विटाए. हमारी रिज्यूमे हमारा एक फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी रिक्रूटर या एम्प्लॉयर के पास जाता है, एंड वो हमारा एक जो डॉक्यूमेंट है वो हमको रिप्रेजेंट कर रहा होता है किसी भी रिक्रूटर के सामने. सो इससे हमारी सीवी का इम्पोर्टेंस का आइडिया लगाया जा सकता है कि सीवी कितना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो कि इसको यूजुअली इतना इम्पोर्टेंट नहीं लिया जाता. By the time in 2014 when I graduated, I had no idea, including my classmates, we had no idea how to write a resume or a CV. हम लोग यूजुअली समझते हैं कि सीवी में आपने अपना सिर्फ नाम लिख लिया, अपनी डिटेल्स लिख ली, एंड आपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस वगैरह लिख ली, एंड दैट्स इट, वी आर डन, वी आर गुड टू गो. और देन वी स्टार्ट अप्लाइंग टू डिफरेंट जॉब्स विद दैट सीवी. इन रिटर्न जब हमें उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा होता, हमें कॉल्स नहीं आ रहे होते, तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं यूजुअली कि जो है हमारे पास कॉल्स नहीं आ रही हैं. डेफिनेटली देयर आर सम अदर रीजंस के भाई इंटरनल हायरिंग हो रही होती है या फिर सोर्सेज से हायरिंग हो रही होती है, मैनी अदर रीजंस, बट सीवी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारी हायरिंग में, हमारी सिलेक्शन में, हमारे इंटरव्यू कॉल्स में. तो curriculum vitae, it is a very important document, and during crafting it आपको बहुत जो है cautious होकर अपना CV लिखना चाहिए. अच्छा, there is a disclaimer. There is no such thing as best resume. This training program doesn't promise success, but it will increase your chances of becoming successful. So बेस्ट रिज्यूमे जैसी चीज़ कोई भी नहीं होती कि आपने एक रिज्यूमे बना लिया और फिर उसको आपने डिसाइड कर लिया कि भाई ये मेरा बेस्ट रिज्यूमे है और इसको मैं हर जॉब के लिए जो आराम से जो हर जगह शूट कर सकती हूँ इसको ईमेल में, और फिर मुझे इंटरव्यू कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे. सो दैट्स नॉट द केस. एंड इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम यू वुड बी एबल टू राइट योर ओन रिज्यूमे इन अ वेरी डिफरेंट मैनर विद माई टिप्स. और आप इंशाल्लाह वो टिप्स अगर अप्लाई करें अपने रिज्यूमे में तो इंशाल्लाह आपको जॉब हंटिंग प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी. ना वन साइज डज नॉट फिट ऑल. जैसा कि मैंने अभी इससे पहले बात की थी कि जो है एक रिज्यूमे बनाकर आप हर डिफरेंट जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए, डिफरेंट जॉब्स के लिए उसको अप्लाई नहीं कर सकते एक सीवी को. आई होप आई एम हेरेबल. या सो what I was saying, yes, one size does not fit all. अब इश्यू ये होता है कि यूजुअली हम लोग एक सीवी बनाते हैं, ठीक है, और फिर मैनेजर की जॉब हो, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की जॉब हो, उसकी जेडीज डिफरेंट हो टोटली, लेकिन हम वो एक ही सीवी जो हमने स्टैंडर्ड सीवी बना ली है, हम उस सीवी को हर जगह शूट करना शुरू कर देते हैं. सो इस तरीके का नहीं होना चाहिए प्रोसेस, ठीक है. हर जॉब को अप्लाई करने से पहले आपको अपनी सीवी को थोड़ा सा ट्वीक करना होगा, थोड़ा सा टेलर करना होगा आपको अपना रिज्यूमे को, ठीक है. वो कैसे करना होगा थोड़ा सा मैं आगे भी बताऊंगी. यहाँ भी आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि आपको जेडी देखनी होगी कि उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके उस जॉब जो पब्लिश जॉब है उसके अंदर आपके रिक्वायर्ड स्किल्स क्या हैं, जेडी क्या है, आपसे क्या डिमांड किया गया है कि कैंडिडेट से हमें क्या चाहिए. उसके हिसाब से हम थोड़ा सा अपनी सीवी, हर सीवी को टेलर करेंगे बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी जॉब. ऑलराइट. नाउ employers in the talent supermarket and looking for best product in 7 seconds. वही वाली बात कि जब हम लोग एम्प्लॉय के पास एक एक जॉब के लिए अराउंड 500 to 600 सीवीज आराम से आ रही होती हैं एक ओपनिंग के लिए, एक वैकेंसी के लिए. सो इट इज़ योर ड्यूटी कि आपने उस एम्प्लॉयर का अपनी सीवी पे इंटरेस्ट कैसे डेवलप करना है, और बाय द एंड ऑफ सीवी जब वो सीवी पढ़ना आपके ख़त्म करेगा तो उसका इंटरेस्ट तब तक कैसे उसको हुकअप करके रखना है आपकी सीवी से.
सो दिस इज योर पार्ट, आपको किस तरीके से अपनी CV को क्राफ्ट करना है, किस तरीके से बनाना है, इट्स योर ड्यूटी. Best and most acceptable font types and sizes. Usually globally जो acceptable font types हैं that are Times New Roman, Cambria, Arial, Verdana, and font size जो best होता है that is 10 to 12. अब आप heading के लिए around 14 यूज़ कर सकते हैं, बट जो यूजुअली आप अपना बाकी सारा डाटा लिखेंगे वो आप 10 to 12 में कोशिश करें कि आप उसमें लिखें. And do use bolds, italics or underlines wherever you want to emphasize. जहाँ आपको किसी चीज़ को emphasize करना है या employer की जो है वो तवज्जो दिलानी है आपको कहीं पे, then you can use bolds, italics or underlines whenever you want. Now, what should be the CV format? The first part of CV should be your header. अब header में क्या होगा है, पहले मैं आपसे CV format सारे डिस्कस कर लेती हूँ, फिर हम अलग अलग तमाम जो है वो sections को डिस्कस करेंगे. Header, there then comes a personal info, professional summary or value addition statement, core strengths and skills, professional experience, professional trainings, courses and certifications, if any, professional memberships or affiliations, if any, professional qualification, education, and references, if any. Now, there comes the part of header. What should be included in your header? Header consists of your name and your tagline. What is your tag? What should be your tagline? If you are a finance professional, then you can write accounts and finance professional. If you are a marketing professional, then you can write sales and marketing professional. If you're a human resource management professional, then you can write MS human resource management professional. Tagline is very important. It shows your uniqueness. Now, there comes the part of personal info. Now, personal info में आप क्या रखेंगे? Personal info में आप अपनी email ID लिखेंगे. You will write your contact number. You will write your date of birth, LinkedIn ID, Skype ID, and passport. Now, सबसे पहले email ID और contact number तो जो है वो सबको पता है कि वो यूज़ करना ही है. DOB में डेट ऑफ बर्थ में कुछ लोग जो है एतराज़ करते हैं कि भाई क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं कि भाई आप हमारी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखिए. तो DOB एक्चुअली आजकल ज़्यादातर जॉब्स में ये होता है कि एज ब्रैकेट जो है वो लोग सेट कर देते हैं एम्प्लॉयर्स के, भाई वी वांट अ कैंडिडेट एजिंग फ्रॉम 20 to 25 और 20 to 35, एक एज ब्रैकेट वो लोग सेट कर देते हैं. तो जस्ट फॉर दैट पर्पस यू नीड टू राइट योर डेट ऑफ बर्थ. नाउ, लिंक्डइन आईडी. लिंक्डइन आईडी मैं बार बार अपने जो है वो क्लाइंट्स को एम्फोसाइज करती हूँ कि काइंडली जो है अपना लिंक्डइन आईडी ज़रूर बनाइए एंड स्टार्ट यूजिंग योर लिंक्डइन, एंड इसको बहुत प्रोफेशनली यूज़ करें लिंक्डइन को. लिंक्डइन इज़ अ वेरी पावरफुल प्लेटफॉर्म नाउ डेज, एंड आजकल ऑनलाइन हायरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है लिंक्डइन से. सो आई एम्फसाइज माई क्लाइंट्स अलॉट कि भाई लिंक्डइन आईडीज आप लोग बनाएं और उसको बाकायदा प्रोफेशनली यूज़ करें, रिक्रूटर्स से कनेक्ट करें, नेटवर्किंग करें, तो आपको जॉब हंटिंग प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी लिंक्डइन से. अच्छा, स्काइप आईडी, इट्स अप टू यू, क्योंकि यूजुअली जब लोग जॉब्स अब्रॉड बाहर की जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसमें स्काइप आईडी की जो है वो होता है यूजुअली के जो आपके रिक्रूटर्स हैं वो आपसे ऑनलाइन इंटरव्यूज़ लेते हैं स्काइप पे. सो इट्स अप टू यू, टोटली अप टू यू. अब तो जूम भी आ गया है, डिफरेंट वो आ गई हैं. So it's up to you कि if you want to add your Skype ID or not. Next thing comes is passport. Passport again अगर आप किसी abroad jobs के लिए apply कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको सिर्फ you just have to mention that your passport is valid or not. This shows that the person is ready, that the candidate is ready for immediate joining. So you can just mention passport valid or passport not valid. अगर valid नहीं है तो you don't have to mention your passport icon or passport information. Now, there comes the part of objective or value addition statement. This is the very important part of our resume because ये सबसे पहला part होता है हमारे resume का, और यहीं से देखकर रिक्रूटर को आइडिया हो जाता है कि भाई बंदा कितना सीरियस है और जो है इसने कितनी मेहनत से अपनी जो है वो वैल्यू एडिशन स्टेटमेंट लिखी है, अपने आप के बारे में लिखा है, अपने आप को ब्रीफ किया है इसने शॉर्ट पॉइंट्स में. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट अ सेकेंड. सो अब यूजुअली हम लोग क्या मिस्टेक्स करते हैं वाइल राइटिंग आवर ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यू एडिशन स्टेटमेंट्स के हम लोग जो हैं वो गूगल से कॉपी पेस्ट करके, हमने भी बहुत ही मिस्टेक्स की हैं. हम लोग जब ग्रेजुएट हुए थे तो हम लोगों ने जो है
एक हमारी क्लास में किसी ने सीवी बना ली थी और हम सब ने उसका फॉर्मेट, उसका लेआउट कॉपी करके, उसका ऑब्जेक्टिव कॉपी करके और बड़े मज़े से सीवी बना के बैठे कि हाँ हमारी सीवी तो बनी हुई है। इस तरीके का नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यूजुअली मेरे पास सीवीज आ रही होती हैं तो उसमें ज़्यादातर गूगल से कॉपी पेस्टेड होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? Getting an opportunity in a dynamic organization, joining an organization where I can apply my skills, getting a job with an organization which provides me chance of growth. This should be no this should not be the case, और इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आपको ये एम्प्लॉयर को जो है वो शो नहीं करना है कि आप को एम्प्लॉय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जो है एम्प्लॉयर आपकी ग्रोथ में कितना बड़ा पार्ट प्ले कर सकता है। ऑन द कॉन्ट्री, आपको ये शो करना है कि मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, इफ़ यू सेलेक्ट मी और इफ़ यू हायर मी, मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आके क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, आपकी ग्रोथ में, आपकी सक्सेस में आके मैं क्या एडिशन कर सकता हूँ मज़ीद। इस तरीके के जो वन लाइनर्स होते हैं, ये तो बिल्कुल भी, ये आप समझें कि अगर आप ये ऐड करें अपने रिज्यूमे तो आप समझें कि ये आप अपने रिज्यूमे को डिस्कार्ड करने का सबसे पहला आपने काम कर दिया कि आपने रिज्यूमे को सीधा रिसाइकिल बिन में पहुंचा दिया इस तरीके के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो ऐड करके। अच्छा, दूसरी मिस्टेक्स ये होती हैं यूजुअली के कैंडिडेट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जो है हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव में मल्टीपल जो है वो करियर्स की वो मल्टीपल चीज़ें लिख देंगे कि मुझे ये भी उनको ये होता है कि जो है हमने अब जैसे एक एग्जांपल है, कंप्लीटेड माय एमबीबीएस एंड एस्पायर टू बिकम अ फैशन डिजाइनर इन सॉफ्टवेयर हाउस बिकॉज I always wanted to be a cricketer which will polish my dancing skills and will foster my career in brand management. So usually कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। वो समझते हैं कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपनी जो है वो ऑब्जेक्टिव या अपनी सीवी में डालूंगा कि मुझे ये भी है, मुझे ये भी है, मुझे इसका भी शौक है, तो एम्प्लॉयर इम्प्रेस हो जाएगा कि वाह इसको, ये तो मल्टी टैलेंटेड बंदा है, इसको तो फ़ौरन बुला लो, इसको कर लो। इस तरीके का केस नहीं होता है, इस तरीके का सिनेरियो नहीं होता है। एम्प्लॉयर को सिर्फ एक मौका चाहिए होता है आपकी सीवी को रिजेक्ट कर देने का। अगर आप एक पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यू शुड बी फोकस्ड, योर सीवी शुड बी टारगेट फोकस्ड, योर सीवी शुड बी लेजर फोकस्ड। एक ही तरफ उसका फोकस होना चाहिए अब आपकी सीवी का। नाउ मैंने एक एग्जांपल लिखी थी यहाँ पे, एग्जांपल ऑफ प्रोफेशनल समरी और वैल्यू एडिशन स्टेटमेंट। ये मैंने एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए लिखी थी, तो मैं यहाँ पे शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। इस तरीके से आप लोग अपने जो है वो वैल्यू एडिशन स्टेटमेंट्स और समरीज लिख सकते हैं। कॉम्पिटेंट एंड हाईली क्वालिफाइड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव with experience and expertise in market research, sales forecasting, sales analysis, business development, and relationship management, has aptitude to grow and retain customers by creating value and maintaining profitable relationship with key accounts and providing excellent customer satisfaction. अच्छा, अब इस तरीके से आप अपने तरीके कुछ इसमें पावर वर्ब्स ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कॉम्पिटेंट एंड हाईली क्वालिफाइड ऐड किया है, आप इसके अंदर लिख सकते हैं हाईली स्किल्ड कैंडिडेट, हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट, यू कैन राइट मोटिवेटेड इंडिविजुअल। इस तरीके से आप डिफरेंट जो है वो पावर वर्ब्स यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप फाइनेंस एग्जीक्यूटिव हैं, आप ह्यूमन रिसोर्स में एग्जीक्यूटिव हैं, आप इसी तरीके से अपना सेंटेंस स्टार्ट कीजिए पावर वर्ब के साथ कि एक पढ़ने वाले को भी मज़ा आए कि हाँ यार कुछ अच्छी चीज़ लिखी हुई है। देन यू कैन ऐड, आप अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं, जिन स्किल्स पर आपको पूरा जो है वो ग्रेस्प है, आप वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, कुछ आप पॉइंट्स जो हैं वो जेडी से उठा सकते हैं कि एम्प्लॉयर ने जो है वो क्या डिमांड किया हुआ है जॉब डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जो है वो कीवर्ड्स को जो उठा सकते हैं उसमें ऐड कर सकते हैं ताकि एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट थोड़ा बना रहे आपकी सीवी को पढ़कर। अच्छा, नेक्स्ट कम्स द पार्ट ऑफ स्किल्स। स्किल्स में मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं कि एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशंस के लोगों के लिए और बैंकिंग और फाइनेंस के लोगों के लिए। दीज आर जस्ट एग्जांपल्स जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि आप इस तरीके की स्किल्स जो है वो अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशंस वाले दे कैन राइट एडवर्टाइजिंग, क्रिएटिविटी, इमेज कैंपेन, मीडिया बाइंग, मीडिया प्लानिंग, multimedia campaigns, promotional materials, public relations, sales promotion. Likewise, banking or finance के जो individuals हैं, they can write account settlement, asset valuation, bank reconciliation, commercial loan operations, commercial retail banking, credit guidelines, dividend reinvestment, estate planning, investment management, और bookkeeping और account reconciliation, bank reconciliation, मतलब ये different skills हैं you can write. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, मैंने कल ही एक रोजी.pk, आई वाज गोइंग थ्रू रोजी.pk वेबसाइट, तो वहाँ पे मैंने एक जॉब देखी थी
मैंने वहाँ से कॉपी किया था आप लोगों को आइडिया देने के लिए कि आपको स्किल्स किस तरीके से ऐड करने चाहिए। अब ये हमारे सामने जो है rosie.pk का एक जॉब एड है, इसमें मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का एक जॉब उन्होंने पोस्ट किया है वैकेंसी। उसके लिए उन्होंने जॉब स्किल्स में क्या लिखा है, जॉब स्किल्स में दे हैव डिमांडेड डिजिटल मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड फोटोशॉप। अब ये स्किल्स जो इन्होंने लिखे हैं, इफ़ यू आर अप्लाइंग दिस जॉब, अगर मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करी होती फर्स्ट करें, तो मैं सबसे पहले अपने स्किल्स में इन 4 स्किल्स को डेफिनेटली लिखती, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे हमारी सीवी जो है वो नोटिस में आएगी, और जो है वो रेलेवेंस चेक करता है आपके रिज्यूमे की, और जो जॉब पोस्टेड है उसकी रेलेवेंस चेक करता है कि कितने कीवर्ड्स मैच कर रहे हैं, एंड देन इट कैचेस दैट रिज्यूमे एंड इट सेंड्स इट टू द एम्प्लॉयर। सो ये जो जॉब स्किल्स इस तरीके से लिखे होते हैं, इनको आप लोग अवॉइड मत किया करें, और इसको जो है डेफिनेटली अपनी, इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द पर्टिकुलर जॉब, आप इन कीवर्ड्स को डेफिनेटली अपनी रिज्यूमे में ऐड किया करें। अब जॉब स्किल्स आप स्किल सेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसके ऊपर जॉब जेडी थी वो मैं नहीं ले पाई उसका स्नैपशॉट, उसमें से अगर आप कीवर्ड्स वगैरह उठाएंगे तो जो है उसमें से कीवर्ड्स उठा के आप अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं। आप अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के अलावा उसमें फर्स्ट जो आपका वैल्यू एडिशन स्टेटमेंट था, करियर समरी था, उसमें भी ऐड कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि हाउ डू यू हैव टू हुक अप योर एम्प्लॉयर। नेक्स्ट सो नेक्स्ट आएगा हमारे पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पार्ट में हम क्या करेंगे, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पार्ट में हम लोग जो है वी विल स्टार्ट विद द रीसेंट मोस्ट एक्सपीरियंस, यानी कि जहां आप अभी काम कर रहे हैं वहाँ से आप अपना एक्सपीरियंस लिखना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, उसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप कंपनी का नाम लिखेंगे, सिटी नेम लिखेंगे, कंट्री नेम लिखेंगे कि कंपनी कहाँ एग्जिस्ट करती है, और एक्यूरेट इन्फो लिखेंगे आप अपने वर्किंग पीरियड की। अच्छा, इसमें दोबारा काम यही होगा कि यू विल यूज़ योर एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स आगे मैंने एग्जांपल दी हुई, मैं अभी आपको बताती हूँ कि एक्शन वर्ब्स आप क्या क्या हो सकते हैं, किस तरीके से आप उनको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वुड बी एड अचीवमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स। योर CV इज एक्चुअली ऑल अबाउट योर अचीवमेंट्स, योर प्रोजेक्ट्स। आप जितना अपनी रिज्यूमे को शो कर सकते हैं कि भाई माय रिज्यूमे इज फुल ऑफ अचीवमेंट्स, मैंने कुछ ना कुछ अपनी जॉब में भी किया है। अच्छा, अगर आपके पास अचीवमेंट्स नहीं भी हैं तो आपको बनाना है, आपको उसको क्राफ्ट करना है अपने किसी भी तरीके से। इट्स योर टैलेंट, इसलिए आपको किसी भी तरीके से आप अपनी वो कहते हैं ना कि यू हैव टू सेल योर स्टार्स एज स्टार्स। तो यही काम आपने करना है कि जो है आपने अपनी अचीवमेंट्स को किसी तरीके से बनाकर अपने रिज्यूमेस के अंदर लिखना है। यूजुअली अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई हम रिसेंटली अभी पास आउट हुए हैं, तो हमारे पास तो कोई अचीवमेंट्स हैं ही नहीं। तो अचीवमेंट्स आप इस तरीके फर्ज करें कि आपका CGPA था, एक सेमेस्टर में 3.2 CGPA था, और नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका GPA 3.4 हो गया। तो आप अचीवमेंट्स में ये लिख सकते हैं कि आई वॉज एबल टू इंक्रीज माई GPA फ्रॉम 3.2 to 3.4। आप इट्स जस्ट अ मैटर कि आप किस तरीके से आप अपनी अचीवमेंट्स को बना के एम्प्लॉयर को पेश कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये कि स्टूडेंट्स के लिए मैं बार बार कहती हूँ कि प्लीज़ अपनी ड्यूरिंग योर एकेडमिक करियर काइंडली जितना हो सके अपनी पार्टिसिपेट किया करें, जितनी भी एकेडमिक सेमिनार्स हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, या आप वॉलंटियर वर्क कुछ कर रहे हैं, इंटर्नशिप तो डेफिनेटली वो तो एक्सपीरियंस में आ जाती है। बट द थिंग इज़ कि इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर ये नहीं कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, टूर्नामेंट खेल रहे हैं, मैं इन चीज़ों की बात नहीं करी। थिंग्स दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू योर करियर, लाइक आप अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में या मार्केटिंग में है, तो आपने अगर कोई बहुत अच्छा सा कॉन्फ्रेंस अरेंज कराई थी, आपने सेमिनार अरेंज कराई थी, आप उसका पार्ट थे, तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर अपनी सीरीज़ के अंदर डाला करें, क्योंकि यही चीज़ें जो न्यू स्टूडेंट्स को वेटेज देती हैं उनकी CV में। सो अचीवमेंट्स और प्रोजेक्ट्स जो है आप डेफिनेटली अपनी रिज्यूमे में जो है ऐड करेंगे। नाउ कम्स द पार्ट ऑफ एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स, अब आप किस तरीके से एक्शन वर्ब यूज़ कर सकते हैं अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन में। यू कैन स्टार्ट, फर्स्ट करें एक मार्केटिंग का बंदा है, उसके पास उसने कोई प्रोडक्ट जो है वो पब्लिश किया मार्केट में, प्रोडक्ट उसने लॉन्च किया मार्केट में, तो मार्केटेड, आप यू कैन यूज़ द वर्ड मार्केटेड अ प्रोडक्ट।
marketed a product, and organize को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, organize the seminar, organize the conference, organize a training program for the office employees, participated, raised, recommended, accommodated, accomplished, assigned, assisted, broadened, demonstrated, अर्न आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, अचीव भी आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक अचीव्ड एन अवार्ड फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर, या इसी तरीके से आप इन एक्शन वर्ड्स को यूज़ करेंगे तो ये आपकी सीवी को जो है काफ़ी वेटेज देगा और एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा आपकी सीवी पर। नेक्स्ट फर्दर कैटेगरीज ऑफ अचीवमेंट्स आप जो है किस तरीके से लिख सकते हैं वो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स में आप लोगों को लिख दिया है। Increase in sales, increase in revenues, decrease in sales returns, retention of existing customers। अच्छा, increase in sales ये हो गया मार्केटिंग वालों के लिए, increase in revenues ये भी मार्केटिंग वालों के लिए हो गया, decrease in sales returns ये भी मार्केटिंग वालों के लिए हो गया, retention of existing customers ये भी मार्केटिंग वालों के लिए हो गया, acquiring of new customers marketing, retention of staff this relates to human resource management, human resource वाले ही ऐड कर सकते हैं। cost reduction is somehow related to finance, I guess. No, I guess this is related to human resource management. Expansion, marketing, adoption and implementation of new ideas, human resource management and marketing वाले दोनों use कर सकते हैं। Decrease in receivables, this is finance. Decrease in wastage, again finance. Decrease in absenteeism, this is human resource. Decrease in late coming, human resource. Introduction and implementation of new systems, procedures, development of human resource, as it shows कि ये भी human resource से related है। तो ये कुछ examples मैंने आप लोगों के लिए लिखी हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि भाई हम लोग जो हैं अपनी अचीवमेंट्स वगैरह किस तरीके से लिख सकते हैं अपनी रिज्यूमे में। नेक्स्ट कम द टॉपिक ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स, कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशंस। सबसे पहले आप क्या करेंगे, नेम ऑफ ट्रेनिंग, कोर्स और सर्टिफिकेशन जो भी आपने किया है, उसके बाद आप इंस्टीट्यूट नेम लिखिए, सिटी एंड कंट्री लिखिए जो जहाँ से आपने वो किया है, एंड ईयर ऑफ कंप्लीशन लिखिए। प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स, कोर्सेज वगैरह ये भी काफ़ी जो है वेटेज देती हैं आपके रिज्यूमे को। और अगेन मैं वही बात कहूँगी कि जो है न्यू जो पास आउट्स होते हैं, ग्रेजुएट्स होते हैं, उनके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो डेफिनेटली एटलीस्ट उनके पास कुछ ट्रेनिंग्स, कुछ कोर्सेज, कुछ सर्टिफिकेशंस अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज एंड ग्रेजुएशन, उनके पास ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा होनी चाहिए to give weightage to your resume and CV. Then there comes the part of professional qualification and education. आप recent most से start करेंगे कि जो है आपने अपनी डिग्री कहाँ से स्टार्ट, डिग्री जो आपने recent अभी पास आउट हुए हैं जो कर रहे हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि यूजुअली रिज्यूमेस जो मेरे पास आते हैं उसमें क्या होता है कि आपने मैट्रिक से लेकर इंटर और सारी डिटेल्स और पता नहीं क्या क्या उसके अंदर लिखा हुआ होता है। सो यूजुअली जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है उसको आप लोग सिर्फ जो आफ्टर बैचलर्स जो आपकी क्वालिफिकेशन होती है सिर्फ आप वो सीवी के अंदर वो ऐड किया करें, बिकॉज दैट इज़ योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। इंटर, मैट्रिक वगैरह ये सब नहीं ऐड करनी चाहिए, आपको सिर्फ अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल जो आपने बैचलर्स और बैचलर्स के बाद जो आपने अटेन की है उसको आप अपनी रिज्यूमे में ऐड किया करें। जो आप इंटर और मैट्रिक वगैरह लिखते हैं इससे एज सच एम्प्लॉयर्स को कोई जो है वो नहीं होता, सरोकार या कंसर्न उससे नहीं होता है। और जो है दे जस्ट वांट टू सी कि आपने अभी रिसेंट मोस्ट आपकी डिग्री क्या थी, आपने बैचलर्स के सब्जेक्ट में किया है, आपने मास्टर्स के सब्जेक्ट में किया है, बिकॉज दैट इज़ योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अच्छा, सबसे पहले आप जो रिसेंट मोस्ट या जो आप कर रहे हैं या जहाँ से पास आउट कर चुके हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूनिवर्सिटी नेम विद सिटी एंड कंट्री लिखेंगे, ईयर ऑफ कंप्लीशन लिखेंगे, डिग्री नेम विद मेजर्स लिखेंगे। अच्छा, CGPA if you have a CGPA of 3 or above then only in that case आप वो मेंशन करेंगे CGPA। अगर आपका CGPA 3 से कम है then there is no need to mention it on your resume। 3 से अबव है तो इट्स बेटर कि यूजुअली स्टूडेंट्स को कोशिश करनी चाहिए कि 3 से अबव ही अपना CGPA जो है रखा करें, और जो है रिज्यूमे में भी अगर 3 से अबव ही है तभी आप मेंशन कीजिए। एड एकेडमिक अचीवमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स, एड मेजर सब्जेक्ट्स। अच्छा, एकेडमिक अचीवमेंट्स वही वाली चीज़ जो मैंने बात की। प्रोजेक्ट्स में आप लोग जो है अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की यूजुअली जो सीवीज़ होती हैं उनका एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है, और इसके अलावा जो उनके डिफरेंट जो है MBA वाले होते हैं उनका थीसिस होता है, वो थीसिस ऐड कर सकते हैं, थीसिस का टॉपिक क्या था। इसके अलावा जो आपके ग्रुप प्रोजेक्ट्स थे या सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स थे जो आपने थ्रू आउट योर डिग्री किए हैं,
आप जो है वो भी लिख सकते हैं उसके अंदर। एकेडमिक अचीवमेंट्स अगेन अगर आपके पास नहीं है, आपको बनानी है। आपने CGPA अपना गेन किया एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में बढ़ा लिया, आप वो उसको बनाकर ऐड करके लिख सकते हैं। आपको कोई अवार्ड मिला था, आपको डिस्टिंक्शन मिली थी, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के लिए कुछ जो है मेडल या अवार्ड मिला है, या एक डीन्स ऑफ ऑनर, रोल ऑफ डीन्स ऑफ ऑनर समथिंग कुछ होता है, वो आप जो है वो भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो डिफरेंट अचीवमेंट्स होती हैं स्टूडेंट्स की, वो आप ऐड कर सकते हैं। और डेफिनेटली जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनके पास तो बहुत सारी, अगर उन्होंने जो है सेल्स रिटर्न्स बहुत ज़्यादा अपने जो है बढ़ाए हैं, या उन्होंने कुछ रिमार्केबल काम किए हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट अपने इम्प्लीमेंट किए हैं डिफरेंट, या उन्होंने जो है फाइनेंस में या मार्केटिंग में, ह्यूमन रिसोर्स में उन्होंने एब्सेंटिज्म को बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर दिया है, तो वो इस तरीके से अपनी जो है अचीवमेंट्स और प्रोजेक्ट्स वगैरह लिख सकते हैं। अच्छा, कॉमन रिज्यूमे ब्लूपर्स। यूजुअली मेरे पास अक्सर ऐसी सीवी आई हैं जिनको पढ़ के मुझे मतलब ठीक ठाक हंसी आई है। द की इज पर्सनल इज नॉट प्रोफेशनल। यू डोंट हैव टू राइट एवरी सिंगल पर्सनल थिंग इन योर रिज्यूमे। अब मैंने ऐसे भी सीरीज देखे हैं जिसमें लोगों ने अपने ब्लड ग्रुप लिखे हुए हैं, नंबर ऑफ डॉटर्स, नंबर ऑफ सन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, एंड माय सैलरी लोगों ने अपनी लिखी भी होती है, एंड इनफैक्ट एक ने तो ये भी लिखा हुआ था, हैप्पीली मैरिड विद 3 चिल्ड्रन। सो ये सब नहीं होना चाहिए प्रोफेशनल सीवी के अंदर। आपकी कोई भी पर्सनल इन्फो नहीं होनी चाहिए। पर्सनल इज़ नॉट प्रोफेशनल। सिर्फ प्रोफेशनल चीज़ें ऐड करें कि जिससे आपको एम्प्लॉय कांटेक्ट कर सकता है, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और जो है आपका ये ईमेल आईडी वगैरह। इसमें ये ब्लड ग्रुप और ये आपका जो है जेंडर, एथनिसिटी और आपका रिलीजन, ये सब लिखने की ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना, ये बायसनेस क्रिएट करती है और कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ बायसनेस प्रोड्यूस करने के लिए सब चीज़ें हैं, इसके अलावा इनका कोई यूज़ नहीं है। अगर ये सब चीज़ें जाननी होंगी तो एम्प्लॉयर आपसे बाद में आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है, इंटरव्यू के बाद पूछ सकता है। सीवी की जो मोटिव होता है वो ये होता है कि आपको इंटरव्यू कॉल आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ तक सीवी का काम खत्म हो गया, आप इंटरव्यू में पहुंच गए। उसके बाद आपका काम शुरू होता है कि आप कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट करते हो एम्प्लॉयर के सामने ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। सो पर्सनल आपको चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए। अच्छा, एक ये पर्सनल इन्फो, इसके अलावा हॉबीज़ में लिखा होता है, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले बैडमिंटन, इन लेजर टाइम आई वॉच टीवी। ये सब चीज़ें हॉबीज़, आपकी पर्सनल हॉबीज़ से, आप इन सब चीज़ों से एम्प्लॉयर को कोई लेना देना नहीं है। और आपका सीवी से 1 या 2 पेज का डॉक्यूमेंट होता है, तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई भी जगह होनी चाहिए आपकी इन सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, हॉबीज़ के लिए। आप अपना जितना हो सके अपने करियर से रिलेटेड, अपने एकेडमिक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऐड कीजिए। लेकिन ये जो है लाइक टू प्ले क्रिकेट या ये सब चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। वही इन्फॉर्मेशन ऐड करें दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर करियर। अच्छा, ईमेल आईडीज़ सबसे ज़्यादा ईमेल आईडीज़ में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा मैंने देखी है कि लोग ईमेल आईडीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। अपनी ईमेल आईडी जो उन्होंने 1956 में बनाई हुई थी, वो ही आज तक चलती आ रही हैं। उन्हीं से उन्होंने ग्रेजुएट कर लिया और उन्हीं से उन्होंने जॉब्स अप्लाई करनी शुरू कर दी हैं। अब सीरियसली मैंने इस तरीके की ईमेल आईडीज़ रिसीव की हैं कि ये बबली bba@gmail.com, कॉमिक्स लवर, स्काई वॉकर, डाइंग फॉर लव और बबलू, और इस तरीके के जो है बहुत ज़्यादा निकनेम्स वगैरह, इस तरीके की जो बचकाना आईडीज़ बनाई हुई होती हैं, दैट इज़ नॉट शोइंग योर प्रोफेशनल बिहेवियर। एम्प्लॉय इन चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा भाई कैंडिडेट कितना सीरियस है, कितना प्रोफेशनल है। सो बिफोर अप्लाइंग, स्टार्टिंग अप्लाइंग फॉर जॉब्स, आप लोग अपनी एक सेपरेट ईमेल आईडी बनाइए और उसमें अपना नाम या उसमें आप नंबर्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके के स्लैंग्स, इस तरीके की आप जो है फंकी चीज़ें ऐड नहीं करें। बी डिसेंट एंड बी प्रोफेशनल। अच्छा, इसके अलावा स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं रिज्यूमेस के अंदर, मैंने नोट किया है, जो कि लोग नहीं जो है वो चेक करते, और उसको रिज्यूमे को बनाने के बाद 3 से 4 बार जो है आपको चेक करना चाहिए, और ना ही खुद चेक करना चाहिए। आप अपने घर में किसी मेंबर को चेक कराएं, आप अपने फ्रेंड से चेक कराएं कि उनसे पूछिए कि आप मुझे मिस्टेक्स निकाल के दीजिए, इसमें कोई इशू तो नहीं आ रहा है, या कोई मैं कोई ब्लूपर तो नहीं है इसके अंदर। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। योर सीवी शुड बी फ्री ऑफ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, और कोई भी इस तरीके की मतलब मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यूजुअली क्या मिस्टेक्स होती हैं कि मैट्रिक को
METRIC मैट्रिक को MATRIC मैट्रिक लिखा हुआ होता है। इसी तरीके से करियर, लाइजन, एडवाइजरी, बेनिफिट, डिफरेंट मैंने लिखा हुआ है। रिक्रूटमेंट में बहुत ज़्यादा जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं कवर लेटर्स जो मुझे रिसीव होते हैं। करिकुलम में, कैलेंडर में या मेंटेनेंस, मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। सो स्पेलिंग्स को आफ्टर राइटिंग योर रिज्यूमे 2 से 3 मरतबा उसको गो थ्रू करें, उसमें देखेंगे कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं हो रही है। ये नहीं कि आपने एक बार रिज्यूमे लिख लिया और बस फिर फ़ौरन से उसको उन रिज्यूमेस के साथ आपने अप्लाई करना शुरू कर दिया। अच्छा, केयर इज़ बेटर देन क्योर। अगेन कीवर्ड्स को बार बार, जेडी को जो है वो आप बार बार, जो आपके पास एडवर्टाइज्ड जॉब है उसको बार बार आप जो है वो चेक करें जेडी के, इसमें कीवर्ड्स क्या हैं, इंडस्ट्री स्पेसिफिक कीवर्ड्स क्या हैं, उसको अपनी रिज्यूमे के अंदर ऐड कीजिए। ईमेल एड्रेस बहुत ध्यान से चेक किया करें, क्योंकि यूजुअली हम लोग ईमेल एड्रेस जो है वो गलत टाइप करके भेज देते हैं, जो कि हमारे एम्प्लॉयर तक रिज्यूमे पहुंचता ही नहीं है फिर। और फिर हम लोगों को लगता है कि हमारा रिज्यूमे सेलेक्ट नहीं हुआ है, हमें कॉल नहीं आ रही है, क्या इशू है, ये है। तो ईमेल एड्रेस को जो है ना बहुत ध्यान से जो है वो चेक करके टाइप किया करें अपने। यूजुअली लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं, बट ये भी सीन होता है कि कुछ लोग टाइप भी करते हैं कि जेडी से उठा के आपने टाइप करना शुरू कर दिया। तो यूजुअली कोशिश करें या तो कॉपी पेस्ट कर लें, या फिर अगर आप टाइप कर रहे हैं तो ईमेल एड्रेस को बहुत ध्यान से जो है वो देखकर टाइप किया करें अपनी व्हाइल सेंडिंग योर रिज्यूमे टू द एम्प्लॉयर। अच्छा, ग्रामर एंड टाइपो चेक। अगेन व्हाइल टाइपिंग कुछ टाइपो मिस्टेक्स भी हो जाती हैं जो कि हमें पता नहीं चलती हैं, और वर्ड उसको जो है वो डिटेक्ट कर लेता है। सो ग्रामर या टाइपो चेक या स्पेलिंग मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन मैं वही एम्फेसाइज करूँगी कि अपने रिज्यूमे को आफ्टर राइटिंग योर रिज्यूमे 3 से 4 मरतबा चेक कीजिए कि मैं कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहा, कोई चीज़ रह तो नहीं गई, कोई कीवर्ड तो नहीं रह गया, या जो है कोई मुझसे इन्फॉर्मेशन तो मिस आउट नहीं हो रही है, या कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं आ रही है। तो बार बार जो है ना अपने रिज्यूमे को प्रूफ करें। एंड वंस इट्स डन, जब आपने अपने जो है सिबलिंग से चेक करा लें, पेरेंट्स से चेक करा लें, या फिर आप अपने कोलीग से चेक करा लें, अपने फ्रेंड से चेक करा लें, आफ्टर चेकिंग आपने प्रूफ रीड कर लिया कि हाँ भाई माई CV इज़ ऑल गुड टू गो, स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब्स। अच्छा, सबसे ज़्यादा ये होता है कि हम वाइल अप्लाइंग फॉर जॉब्स हम लोग ऑब्जेक्टिव पर जो है सब्जेक्ट जो होता है उसमें लिख देते हैं टू whom इट में कंसर्न, या फिर हम अपने कवर लेटर्स में लिख देते हैं टू whom इट में कंसर्न। ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट आप इतना काम कर सकते हैं कि गो टू द वेबसाइट, नोट डाउन योर कंपनीज नंबर, टारगेटेड कंपनीज नंबर, कॉल दैट कंपनी एंड आस्क फॉर HR मैनेजर्स नेम एंड ID एंड शूट एन ईमेल। आप सिर्फ उस कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, नंबर उठाइए, या यूजुअली आजकल कंपनी की वेबसाइट्स पे भी HR मैनेजर्स के, रिक्रूटर्स के नाम लिखे हुए थे। इफ़ यू आर नॉट श्योर यही बंदा जो है वो मेरा कंसर्न पर्सन है, तो आप जो है कंपनी को कॉल कीजिए और जो है वहाँ से HR मैनेजर का, ये रिक्रूटिंग मैनेजर का आप नाम लीजिए, और जो है नाम ले लीजिए, ID ले लीजिए। ID यूजुअली नहीं देते हैं, नाम वगैरह बता देते हैं, तो आप नाम लिखकर डायरेक्ट उसको मुखातिब कीजिए या उसको एड्रेस कीजिए अपनी सब्जेक्ट में, या अपनी जो सब्जेक्ट का पोर्शन होता है ईमेल का या कवर लेटर के अंदर, उस जो टारगेटेड पर्सन है उसी को एड्रेस कीजिए। तो इट क्रिएट्स अ वेरी प्रोफेशनल लुक, और इट शोज़ कि जो है बंदे ने मेहनत की है, कैंडिडेट ने कंपनी के बारे में सर्च किया है, कैंडिडेट ने जो है मतलब टाइम देकर जो है वो रिज्यूमे सेंड किया है। ऐसे ही नहीं कि इधर उधर उसने उठा के 200-300 ईमेल्स भेज दिए और उसी ने इस कंपनी को भी भेज दिया। नेटवर्किंग इज़ द की। नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्पेशली मैं न्यू ग्रेजुएट्स को कहती हूँ कि नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका लास्ट सेमेस्टर रह जाए, यानी कि 6 मंथ्स रह जाए, 4 मंथ्स रह जाए, तब से ही आप नेटवर्किंग स्टार्ट कर दीजिए अपनी। एंड फॉर जो हमारे कॉर्पोरेट लोग हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए भी है कि नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहीं सेमिनार्स में जा रहे हैं, आप ट्रेनिंग्स में जा रहे हैं, या आप जो है कहीं मतलब किसी भी कॉर्पोरेट इवेंट के अंदर जा रहे हैं, तो स्टार्ट नेटवर्किंग। आप जो है ट्रेनर से बात करना शुरू कीजिए, आप वहाँ लोगों से, अगर कॉर्पोरेट्स आए हैं तो कॉर्पोरेट से जान पहचान करना शुरू कीजिए, या जो आपकी फैमिली में ही, ये सिर्फ कॉर्पोरेट लोगों के लिए नहीं, आप इसके अलावा अगर आपकी फैमिली में भी आपके जो इंडिविजुअल्स हैं जो अच्छी पोस्ट पर हैं, जो कंपनीज में जिनका अच्छा खासा जान पहचान है, तो आप उन लोगों से भी नेटवर्किंग शुरू कीजिए एंड स्टार्ट ड्रॉपिंग योर CV। उनको CV देना शुरू कीजिए कि अगर आपके पास कोई भी जो है वैकेंसी है या वो हो तो प्लीज़ लेट मी नो सर।
और इसी तरीके से आप कॉर्पोरेट ट्रेनर्स वगैरह होते हैं या आपके जो है प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं, तो स्टार्ट नेटवर्किंग उन लोगों को सीवी ड्रॉप करना शुरू कर दीजिए 6 महीने पहले से। ये नहीं कि मैं ग्रेजुएट हूँगा उसके बाद मैं सीवी बनाऊँगा उसके बाद मैं अप्लाई करना शुरू करूँगा तो मैं इंशाल्लाह मुझे फ़ौरन ही जॉब्स मिल जाएंगी। दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न कि आजकल जो ग्रेजुएट्स हैं सबसे ज़्यादा घर पे बेचारे इंजीनियर्स हो गया, ग्रेजुएट्स बेचारे सबसे ज़्यादा यही मार खा रहे हैं अभी जॉब्स मिलने में। तो यही रीज़न होता है कि ये सीरियस नहीं होता है। तो स्टार्ट नेटवर्किंग अगेन। और जो है यही जो है प्रोफेशनल्स वगैरह के लिए मैं कहूँगी कि प्लीज़ अगर आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मैं इस कंपनी से निकलना चाह रहा हूँ, हाँ मुझे यहाँ से अपनी जॉब चेंज करनी है, मुझे जाना है, तो नेटवर्किंग स्टार्ट कीजिए, डिफरेंट लोगों से मिलिए। और जो है अगर आप कॉर्पोरेट इवेंट्स में जा रहे हैं, ट्रेनिंग्स में जा रहे हैं, तो वहाँ लोगों से मिलिए, अपना विजिटिंग कार्ड्स एक्सचेंज करें और जो है लेट देम नो कि यू आर कीन टू चेंज योर जॉब। तो नेटवर्किंग से भी काफ़ी हद तक जो है आपको जॉब्स जो है वो स्विच करने में और जॉब्स मिलने में बहुत पार्ट बड़ा जो है वो नेटवर्किंग प्ले करती है। इम्पॉर्टेंस ऑफ लिंक्डइन। लिंक्डइन का मैं अगेन बोलूँगी, मैंने शुरू में भी बोला था कि लिंक्डइन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट फॉर जॉब सर्च, ऑल्सो फॉर नेटवर्किंग। लिंक्डइन में कई मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको आजकल उनकी जब मैंने प्रोफाइल अपडेट की थी तो उसके बाद उनको लिंक्डइन से जॉब्स मिल गई, क्योंकि आजकल हेड हंटर्स और रिक्रूटर्स जो हैं वो लिंक्डइन को रिलीजियसली यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि लिंक्डइन इज योर जस्ट लाइक ऑनलाइन सीवी। लिंक्डइन आपकी ऑनलाइन सीवी है, ऑनलाइन प्रोफाइल है, दे चेक योर प्रोफाइल, उनको प्रोफाइल समझ आती है, दे कॉन्टैक्ट यू वाया लिंक्डइन एंड दे कॉल यू फॉर इंटरव्यू। मेरे काफ़ी क्लाइंट्स को जो है वो लिंक्डइन के थ्रू जॉब ऑफर्स आई हैं, इंटरव्यू कॉल्स आई हैं। तो अगेन मैं बोलूँगी कि पास आउट्स एंड प्रोफेशनल्स दोनों जो हैं वो लिंक्डइन को नॉट जस्ट फॉर जॉब सर्च, नेटवर्किंग के लिए भी यूज़ करें। अच्छा, इसके अलावा अगर रिक्रूटर्स आपको नहीं भी कॉन्टैक्ट करते सॉरी रिक्रूटर्स अगर आपको वाया लिंक्डइन कांटेक्ट नहीं भी करते हैं तो जो है आप लोग रिक्रूटर्स को कांटेक्ट कीजिए, ड्रॉप योर सीवी इन देयर इनबॉक्स और आस्क देम कि सर आई एम अवेलेबल फॉर दिस पोजीशन, अगर आपकी कंपनी में कोई वैकेंसी है देन प्लीज़ एंड काइंडली लेट मी नो। और जो है ये आई एम टारगेटिंग योर कंपनी, मुझे आपकी कंपनी में जो है वो इंटरेस्ट है मैं कि मैं यहाँ काम करूँ। और जो है तो इस तरीके से आप रिक्रूटर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको इनबॉक्स में अपनी अच्छा फ़ौरन से सीवीज मत भेजिया करें, ये एटिकेट्स के खिलाफ होता है। रिक्रूटर्स को डायरेक्ट इनबॉक्स में अपनी सीवी नहीं शूट कर दिया करें, पहले उनसे जान पहचान करें, सलाम दुआ करें, उसके बाद उनको बताएं आपका पर्पस क्या है, उसके बाद कि सर कैन आई शेयर माई सीवी विद यू, और अगर इफ़ दे अलाउ देन आप अपनी रिज्यूमे जो है वो शेयर करें। और जो है इसके अलावा ये नहीं कि आप हर जगह अब आपने शुरू कर दिया कि हाँ आपने आईडी बनाई और भाई शुरू कर दो कि हर जगह ईमेल शूट करना शुरू कर दो, तो इस तरीके से नहीं होता है, एटिकेट्स के खिलाफ चीज़ होती है एंड दे कैन दिस थिंग कैन पिस ऑफ द एम्प्लॉयर्स। सो नेटवर्किंग, इसके अलावा नेटवर्किंग आप लिंक्डइन से कैसे यूज़ कर सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं आपकी फील्ड के जितने लोग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर अ इंजीनियर और इफ़ यू आर अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोफेशनल, आप लिंक्डइन में सर्च करें कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के और कौन कौन से लोग हैं, किन किन से अपनी फील्ड के लोगों को कनेक्ट करना शुरू करें, उनसे कांटेक्ट करें, उनसे बात करें कि सर आई एम सर्चिंग फॉर अ जॉब और आप क्या मेरी हेल्प कर सकते हैं, आपकी कंपनी में कोई वैकेंसी हो देन डू लेट मी नो, अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर लें। और अगेन अगर आप सीवी शेयर करना चाहें तो उनसे पूछ लीजिए कि सर कैन आई शेयर माई सीवी। तो इस तरीके से आप नेटवर्किंग जो है वो लिंक्डइन पे कर सकते हैं, जॉब सर्च कर सकते हैं, और लिंक्डइन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल नाउअडेज फॉर जॉब हंटिंग। You may contact me via email. My email ID is mahi_abid@hotmail.com and my LinkedIn ID is written here. अगर आपको कोई भी इशू हो, आपको CV से रिलेटेड या आपको जॉब हंटिंग से रिलेटेड कोई एडवाइस चाहिए, आपको अपना CV रिव्यू कराना है, then you can contact me.